हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा देख करके कि वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं और वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। तो खैर देखिए, हमारा चैनल नया है, इतना ही हमारे लिए व्यूज़ काफ़ी है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो बहुत ही पसंद कर रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है हमें। तो इसी से क्रम में एक वीडियो और आप सभी के लिए ईवीएस पेडागोजी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या का मुद्दा नहीं है। तो यह शिक्षार्थियों को पर्यावरण के लिए सीखने में प्रोत्साहित करेगा। तो प्रोत्साहन की बात आ गई तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा सही होगा। इससे शिक्षार्थियों को अपने पर्यावरण से जुड़ने में मदद मिलेगी। तो पर्यावरण से जुड़ने में मदद, यह भी हमारा पॉजिटिव वर्ड हो गया। इसे ज्ञान निर्माण में मदद करने की प्रक्रिया की समझ विकसित होगी, यह हमारा पॉजिटिव वर्ड हो गया। इन्हें प्रयोगशाला के काम का अनुभव, तो यह जो ईवीएस पाठ्यचर्या है इसको पर्यावरण में नहीं किया जा सकता। तो इसमें पूछा है पर्यावरण पाठ्यचर्या का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे नहीं देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला के काम का अनुभव, इसका मुद्दा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आने से आपको ऑप्शन मतलब एलिमिनेट करने में बहुत इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ईवीएस में सबसे प्रभावी शैक्षणिक रणनीतियों में से एक है। तो ईवीएस में सबसे प्रभावी शैक्षणिक रणनीति में से चर्चा और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों को संलग्न करना। तो देखिए यहाँ पे चर्चा और विचारों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका संशय बनना चाहिए। शिक्षार्थियों को सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, सिर्फ सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा कहीं तक सही नहीं है। शिक्षार्थियों को अपने नोटबुक, सिर्फ नोटबुक की बात आ गई तो इसे भी हम हटा देंगे। केवल व्यवहारिक कार्य में शिक्षार्थियों को संलग्न करना, केवल आ गया तो यह भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिख रहा है चर्चा और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों को संलग्न करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सबसे प्रभावित शैक्षणिक रणनीतियों में से एक होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने बोला जहाँ प्रोत्साहित आएगा वो सही होगा। तो प्रोत्साहित के पहले आप वर्ड देखेंगे ना, यहाँ पे शिक्षार्थियों को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये कोई अर्थ इसका नहीं निकला कि सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नोटबुक में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सिर्फ आपको यही नहीं देखना, आगे पीछे भी देखना है कि किस पर कौन सा सेंटेंस बैठ रहा है। और यहाँ पे केवल व्यवहारिक कार्य, तो ये तो वैसे निगलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ईवीएस कक्षा में भोजन पर एक बच्चे ने बांस से बनी सब्जियां खाने के अपने अनुभव को साझा किया। छात्र किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह चैनल हमारा जो है अभी नया है, तो आप लोग शेयर करके चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को कंटेंट और अच्छा पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। जो बांस की सब्जी है ये मेघालय में बनती है। तो ईवीएस कक्षा में भोजन पर एक बच्चे ने बांस से बनी सब्जियां खाने के अनुभव साझा किया। तो यह छात्र जो है वह मेघालय से संबंधित है। आश्रय के विषय को पेश करने के लिए शिक्षक को परिचय देना चाहिए। आश्रय की अवधारणा को परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों की कुछ तस्वीर बनाना, उन्हें अपने स्कूल में पक्षियों का घोंसला दिखाना, आश्रय का उदाहरण देना। तो यहाँ पे देखेंगे आश्रय की अवधारणा को परिभाषित करना, मतलब जहाँ भी आश्रय होगा उसके बारे में अगर बच्चों को विस्तार से बताया जाए, उसका कुछ एग्जाम्पल देकर बताया जाए, तो बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी आश्रय को परिचय देना, उसकी अवधारणा को परिभाषित करना, उसके हर एक दशा दिशा की परिभाषित करना और विभिन्न प्रकार के आश्रयों की कुछ तस्वीर बनाना, ये हमारा कहीं तक सही नहीं होगा। उन्हें अपने स्कूल में पक्षियों का घोंसला दिखाना, इसमें भी नहीं होगा। आश्रय का उदाहरण देना, तो ये तीनों का जो है, तीनों का समावेशन हमारे ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। आश्रय की अवधारणा को परिभाषित करना, तो अवधारणा को परिभाषित करेंगे तो उसमें उदाहरण भी देंगे और कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और तस्वीरें भी बनाएंगे। तो इन सभी के लिए उपयुक्त जो होगा वो आश्रय की अवधारणा को परिभाषित करना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्य को इसके आसान पक्ष की ओर से कठिन पक्ष की ओर शुरू किया जा सकता है। अभ्यास मनुष्य को परिपक्वता की ओर ले जाता है। पुरस्कार और दंड का प्रभाव बच्चे के सीखने पर भी पड़ता है। तो ऊपर दिए कथन में से कौन सा प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ हैं? तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं जो कथन है हमारा। अब यहाँ पे एक एक कथन को देखते हैं। कार्य को इसके आसान पक्ष की ओर कठिन पक्ष से आसान पक्ष की ओर से कठिन पक्ष की ओर शुरू किया जा सकता है, ये भी सही है। बच्चों को पहले आसान चीज़ें सिखाना, उसके बाद उसी के आधार पर कठिन चीज़ों को सिखाया जा सकता है।
अभ्यास मनुष्य को परिपक्वता की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। कोई भी कार्य होगा उसके प्रति आप अभ्यासरत हैं तो आपको कहीं न कहीं मैच्योरिटी प्राप्त होगी। पुरस्कार और दंड का प्रभाव बच्चे के सीखने पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे हम तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऊपर दिए गए कथन में से कौन से प्रयास त्रुटि सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ हैं? तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 1, 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखते हैं सक्रिय अनुबंधन में एक अनुक्रिया के बाद जब एक सकारात्मक पुनर्वरण मिलता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ओमिशन प्रशिक्षण कहा जाता है। तो ओमिशन प्रशिक्षण क्या होता है आइए देखते हैं। चूक प्रशिक्षण या ओमिशन प्रशिक्षण अवांछित व्यवहार की घटना पर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को हटाने की प्रक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो दुर्व्यवहार के बाद बच्चे का खिलौना छीन लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई भी है पर्सन है, अगर वो दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलौने को छीन करके उसे सकारात्मक दिशा में ले जाना कि उसे एहसास हो कि हमने कुछ गलती किया है इसलिए हमारे खिलौना छीना गया है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ओमिशन प्रशिक्षण करेक्ट आंसर होगा। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971 पुस्तक में बी.एफ. स्किनर ने व्यवहारिक रूप से सभी को शामिल करने के लिए सक्रिय अनुबंधन के क्षेत्र का प्रसार किया। तो उद्दीपन के प्रकार, जानवर व्यवहार, मनुष्य व्यवहार, अनुक्रिया के प्रकार। तो राइट आंसर होगा मनुष्य व्यवहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। हमारे समाज में मान्यताओं, रीति रिवाजों और अभिवृत्तियों को उस किसके माध्यम से सीखा जाता है? तो हमारे समाज में जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाजें हैं और अभिवृत्तियां हैं उसको अंतर्दृष्टि अधिगम से, शास्त्रीय अनुबंधन से, सक्रिय अनुबंधन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी को सक्रिय अनुबंधन से सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के मूल घटक में शामिल नहीं है? जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक, स्थानिक घटक। तो राइट आंसर होगा स्थानिक घटक। इसमें देखेंगे पर्यावरण के मूल घटकों में शामिल नहीं है, जबकि जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक ये तीनों शामिल हैं पर्यावरण के मूल घटक में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक नहीं है? तो यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की एकरूपता, होमोस्टैटिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र की जटिलता। तो यहाँ पे नहीं की बात कर रही है तो पारिस्थितिकी तंत्र की एकरूपता यहाँ पे स्थिरता बनाए रखने में सहायक नहीं होती है। एक कीटनाशक जो एक क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है जिसे खाद्य फसल पर छिड़का जाता है। खाद्य श्रृंखला है, खाद्य फसल, चूहा, सांप, बाज। इस खाद्य श्रृंखला में कीटनाशक की उच्चतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें जमा होती है? तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जमा होगी वो बाज में जमा होगी। तो यहाँ पे चूहा, सांप, खाद्य फसल या बाज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाज। क्योंकि अगर देखा जाए तो कीटनाशक की सबसे अधिक सांद्रता जो होगी वो उन प्रजातियों में जमा होगी जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। इस मामले में यह बाज है जिसमें जैव आवर्धन के कारण सबसे अधिक कीटनाशक सांद्रता जमा होती है। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी में एक पारिस्थितिक तंत्र जीवों, पौधे, पशु और अन्य जीवित जीवों का एक स्वाभाविक रूप से होने वाला संयोजन है जिसे उनके पर्यावरण या बायोटॉप के साथ रहने वाले जीव समुदाय बायोकेनोसिस के रूप में भी जाना जाता है, जो इस प्रकार की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। शब्द पारिस्थितिकी का पहली बार प्रतिपादन आर्थर टेंसले ने किया था। तो आइए देखते हैं इसमें कथन कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो कथन होगा केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण के किस नियम को एक्शन टेंडेंसी का नियम भी कहा जाता है? तो प्रभाव के नियम को, साहचर्य अंतरण के नियम को, तत्परता के नियम को, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया के नियम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तत्परता का नियम। एक्शन टेंडेंसी का नियम भी तत्परता के नियम को कहा जाता है। किस नियम के अनुसार शिक्षार्थी महत्वपूर्ण स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है और अन्य विशेषताओं की उपेक्षा करता है जो अप्रासंगिक हो सकती हैं? तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, प्रभाव का नियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। आगे देखेंगे एक लड़का जो साइकिल चलाना सीख रहा है उसे तब तक कई गलत गतिविधियों से निकलना पड़ेगा जब तक वह सही से साइकिल चलाना नहीं सीख लेता। इस अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। साइकिल चलाना सीख रहा है और उसके प्रकार कई गलत गतिविधियां करेगा जिससे उसे चोट भी आ सकती है। तो यहाँ पे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कारगर होगा। ऑप्शन नंबर सी।
एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटक और वैयक्तिक हैं। स्वतंत्र, अनावश्यक, अन्योन्याश्रित, व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक तो राइट आंसर होगा अन्योन्याश्रित। तो यहाँ पे देखेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटक और वैयक्तिक हैं, यह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पोषक तत्व, आवास, अस्तित्व आदि जैसे सभी विभिन्न गतिविधियों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे में गुजरने पर ऊर्जा की मात्रा में होती है, तो ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ईवीएस और सीडीपी का सभी वीडियो जरूर देख लेंगे प्लेलिस्ट में जा करके। तो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द यह इंगित करता है कि जीवों को अपना भोजन दूसरों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द इंगित करता है कि जो जीव होते हैं अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, तो परपोषित है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परपोषित। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग 1866 में किसने किया था, तो रॉबर्ट व्हिटेकर, आर्थर टेंसले, अर्नेस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर सी। उच्चतर कोटि के जैविक स्तर में शामिल है जीन, ऊतक, जनसंख्या, कोशिकाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जनसंख्या। उच्चतर कोटि के जैविक स्तर में जनसंख्या शामिल है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से क्या भूगर्भीय चक्र का एक हिस्सा है, तो हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र, कार्बन चक्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को स्कूल द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। इससे छात्रों को मदद मिलेगी। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करना। बी है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल विकसित करना। सी है आउटडोर ट्रिप पर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। डी है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करना। आगे देखेंगे कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? ऑप्शन ए देखते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दें। बी है ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का आरेख बनाएं। सी है मानव दंतावली का मॉडल दिखाएं। डी है छात्रों से अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहें। शिक्षक द्वारा समझाई गई सामग्री देखें। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अगर छात्रों के द्वारा जो टिफिन है उसको खुलवा करके बच्चों को सामग्री दिखाया जाए तो उनसे व्यवहारिक रूप से यह नॉलेज दिया जाएगा, जिससे वो उनका अधिगम जो अधिगम अवस्था होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे सीखेंगे। आगे देखते हैं निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी ईवीएस को पढ़ाने की गतिविधियां हैं। निर्देशित अन्वेषण, व्याख्यान के माध्यम से समझाना, समस्या समाधान, सहायक अधिगम। तो किसके अतिरिक्त पूछ रहा है, यानी कि नहीं, जो ईवीएस को पढ़ाने की विधि नहीं है, अतिरिक्त पूछ रहा है, तो व्याख्यान इसमें शामिल नहीं होगा। कोई भी देखेंगे व्याख्यान का मतलब लेक्चर देकर पढ़ाया जाए, तो लेक्चर देने से जो बड़ी क्लासों में लेक्चर दिया जा सकता है, छोटी क्लासों में लेक्चर इम्पॉसिबल चीज़ है। छोटी क्लासों में बच्चों को व्यवहारिक रूप से क्रियाकलाप के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे व्याख्यान का मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ पे छोटी क्लासों में बच्चों को भाषण नहीं दे सकते हम। रोहन के स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसे एक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखेंगे विभिन्न व्यवसायों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करना, माता पिता को संतुष्ट करना, स्कूल के लिए एक नाम बनाना। तो यहाँ पे देखेंगे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन स्कूल के लिए नाम बनाना बिल्कुल नहीं है। माता पिता को यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। विभिन्न व्यवसाय के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना, यह भी कोई इसमें इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, शिक्षार्थियों के लिए एक रचनात्मक माध्यम प्रदान करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, घर्षण के बारे में चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने अवधारणा को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए। शिक्षक द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहां घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। तो अब देखते हैं, कथन पढ़ते हैं। हम कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण लिखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। हम अपने पैरों और जमीन के बीच घर्षण के कारण चलने में सक्षम है, यह भी सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है, तो घर्षण के कारण नहीं आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। तो यह हमारा कथन गलत हो जाएगा।
आगे देखते हैं, कोई कथन और है। चौथा है, घर्षण के कारण हम किसी चलते हुए वाहन को ब्रेक लगाकर रोकने में सक्षम है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 1, 2 और 4, ये 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे, 1, 2 और 4। तो देखते हैं, ये नहीं होगा, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 4। अगला देखते हैं, प्रीति कक्षा 5 के छात्रों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को पढ़ाते हुए प्रदूषण पर अधिक जोर देना चाहती है। उसके लिए वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होने की संभावना है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाएं करने के लिए कहना। बी है, वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर बात करने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। सी है, छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। छात्रों को एक प्रदूषित नदी के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाएं करने के लिए कहना। बच्चों को इस प्रकार से, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए, तो बच्चों को एक मॉडल बनाने के लिए बोल देना, जिससे बच्चों से अपने अनुभव भी शेयर किया जा सकता है। बच्चे जब विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित परियोजना कराएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, तो उनके अंदर रचनात्मक बुद्धि का विकास होगा, रचनात्मक कौशल का विकास होगा, जिससे उनमें अधिगम की क्षमता जो होगी वो विकसित होगी। आगे देखते हैं, 28, क्वेश्चन नंबर 28, जानवरों पर एक अध्याय पढ़ाने के बाद शीतल ने अपनी कक्षा 4 के छात्रों के चिड़ियाघर जाने की व्यवस्था की। इससे छात्रों को मदद मिलेगी। जानवरों को पालतू बनाने के बारे में संवेदनशील विकसित करना, दैनिक टाइम टेबल दिनचर्या में बदलाव करना, पशु संरक्षण के लिए कौशल विकसित करना, कक्षा अधिगम को वास्तविक, देखिए वास्तविक जीवन को स्थितियों में जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी हमें मिल गया। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ अध्यायों में सर्वेक्षण और लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को विषय की बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में मदद करना, छात्रों को खोजने और सीखने का अवसर प्रदान करना, छात्रों की सामान्य जागरूकता का मूल्यांकन करना, छात्रों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो देख सकते हैं छात्रों को विषय की बुनियादी अवधारणा, विषय सिर्फ हमें नहीं लेना है। आगे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। छात्रों को खोजने और सीखने, देखिए यहाँ पे खोज भी रहा है और सीख भी रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे ऑप्शन पढ़ लेंगे। छात्रों की सामान्य जागरूकता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सामान्य जागरूकता मूल्यांकन नहीं करना है। छात्रों के व्यवहारिक कौशल में सुधार लाना, तो देखिए ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन इन सबसे बेटर जो हमें ऑप्शन बी है, वो छात्रों को खोजने और सीखने का अवसर प्रदान करना, बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, परफेक्ट आंसर सभी से। आगे देखते हैं, गुंजन पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न दिनों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है। इस वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी? तो सबसे कम गतिविधि कौन सी प्रभावी होगी? वन संरक्षण पर वाद विवाद का आयोजन करना, यह प्रभावी हो सकता है। प्रत्येक छात्र को एक पेड़ चुनने के लिए कहना और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, पेड़ विषय पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों के भंडारण के लिए कहना। तो यह बहुत ही कम प्रभावी होगा, क्योंकि इसका उसके अगर देखा जाए तो जो गतिविधि किया जा रहा है, गतिविधि का आयोजन किया जा रहा है, तो उस गतिविधि में बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण करने के लिए कहना, ये कुछ उसमें शामिल नहीं हो सकता, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। वन संरक्षण के लिए वाद विवाद औचित्य है, उचित है यह बिल्कुल। प्रत्येक छात्र को एक पेड़ चुनने के लिए कहना, उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी कुछ हद तक सही है। पेड़ विषय पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना, जिससे लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारा तीनों क्या है, यह प्रभावी है, लेकिन सबसे कम प्रभावी कौन है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यही कम प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों को भंडारण के लिए कहना, यह कम प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।